आज हम बात करेंगे तुर्की में टूरिस्ट हॉस्टल का बिजनेस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इसका तरीकाकार क्या है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। मैं तो सर आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया और दोबारा हम प्रॉपर्टी लाइन से बिजनेस लाइन की तरफ शिफ्ट हुए। और जो है वो मेरे सवालात आपने बड़ी अच्छी तरह से क्लियर किए, तो मैं आपका बड़ा उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जी वेलकम। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा जो हमारा फोकस है वो प्रॉपर्टी की तरफ हो गया था। जी सर। और मैं खुद भी ये नहीं चाहता, क्योंकि बेसिकली हम कोई प्रॉपर्टी डीलर तो हैं नहीं। बिल्कुल सर, ऐसा ही। हम बेसिकली बिजनेसमैन हैं जो पिछले 18 साल से हम बिज़नेस लाइन में हैं। और मेन हमारा चैनल शुरू करने का या काम करने का मेन मकसद था कि जो मीडियम लेवल के या स्मॉल लेवल के जो एक्सपोर्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको हम टर्की में, रशिया में, आज़रबाईजान में और यूक्रेन में अपनी चीज़ें, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो सेल करने में हेल्प करें, कस्टमर्स ढूंढने में हेल्प करें। और उनका जो मामलात है पेमेंट के, उन इश्यूज़ को हैंडलिंग में हम इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट करें। तो हम उसी की तरफ आ रहे हैं। बीच में एक छोटा सा जो सेगमेंट था वो प्रॉपर्टी का, वो इसलिए डील किया कि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हुआ टर्की में। और बहुत से लोगों के साथ अभी भी बहुत से लोगों का इंटरेस्ट था इस हवाले से। तो क्योंकि ऑलरेडी हम बिज़नेस में हैं और हमारे बहुत से कॉन्टैक्ट्स हैं, और हम पहले ही टर्की और आज़रबाईजान में हमारा सारा बिजनेस सेटअप है। तकरीबन 5,000 के करीब टर्किश लोगों के साथ हम बिजनेस करते हैं, जो टर्की के मुख्तलिफ शहरों से हैं, जिसमें इस्तंबुल है, बुरसा है, दैनीजली है, इज़मीर है। उसके अलावा बोदरम आ जाता है, अंटालिया है, उसके अलावा मैरसन है, गाजियान्तब है, सैमसुन है, और फिर एर्जुरूम और कार्स और ये सारे अभी बहुत से, मतलब। तो टर्की के हर शहर से जो है वो, क्योंकि हम मुख्तलिफ जो है लाइंस पे काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में, होम सेक्टर के अंदर होम टेक्सटाइल में बेड शीट है, टॉवल है, उसके अलावा फिर गारमेंट सेक्टर के अंदर जीन्स की पैंटें आ जाती हैं। उसके अलावा फिर आगे आ जाता है ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि इस सेक्टर में इस पर भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और मेनली जितना भी जो है आज़रबाईजान, टर्की और रशिया में ये आपस में जो ट्रेड हो रही है, ये वाई रोड होती है। और सारी, मतलब आज़रबाईजान में जितने भी ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं या ज़्यादातर काम करने वाली, मतलब आप समझ लें कि 80% जो ओवरऑल 100% फॉरेनर्स में से 80% टर्किश हैं, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है, कल्चर भी सेम है। तो इसलिए उनके साथ एक बहुत अच्छा हमारा वर्किंग रिलेशनशिप है। अकाउंटेंट आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, बिजनेसमैन आ जाते हैं, ट्रेडर्स आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आ जाते हैं। तो ये इन सब के साथ एक अच्छा, जो पिछले 12 साल से हम काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो हमें पता है हम अपने भाइयों के साथ शेयर करें, और उसमें फिर हमने कंसल्ट करके प्रॉपर तरीके से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की, और मज़ीद भी आगे करते रहेंगे। इंशाल्लाह। लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि अपनी मेन लाइन से हम ना हटें, जो हमारा बिजनेस लाइन है। क्योंकि जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो हमारा आगे फ्यूचर है, वो बिजनेस है। और बिजनेस में अगर हमारा मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, जो स्मॉल लेवल का जो मैन्युफैक्चरर है, वो जब अपनी चीज़ें बाहर अच्छे मुनाफे पे सेल कर सकेगा, तो इससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि बीइंग अ नेशन हम आगे बढ़ेंगे। और यही हम चाहते हैं। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे आज ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में टूरिस्ट हॉस्टल बनाना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है और क्या वो बना सकता है? जी कलीमुल्ला, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। देखें, सालाना 7.5 करोड़ टूरिस्ट आता है, जिसे हम कह सकते हैं 75 मिलियन जी सर। टर्की में आता है। और टर्की जो है दुनिया के बड़े ममालिक में से जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, मतलब टॉप 5 में टर्की आता है। जी सर। और उसमें जो अंटालिया शहर है, वहाँ पर तो ये है कि वो न्यूयॉर्क और लंदन और पेरिस के बाद चौथा बड़ा शहर है, जहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट यूरोप से, यूके से, कनाडा और अमेरिका से फेरीज और क्रूजेज के ज़रिए आते हैं। जी सर बिल्कुल। और रशियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है वहाँ पे। हम जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, या दूसरे जो मुसलमान हैं, हम ज़्यादातर इस्तांबुल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सल्तनत उस्मानिया, ब्लू मॉस्क और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तलवारें और जो है वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हैं। जी तो सर। हम वहाँ पर जाते हैं, हमारे लिए उनकी एक तारीख़ी हैसियत है।
लेकिन इस्तांबुल डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल सिटी है, और वो एक ऐसा शहर है जो आधा तो यूरोप में है और आधा जो है वो एशिया में आ जाता है, और बहुत खूबसूरत भी है। तो एक बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि वो इस्तांबुल विज़िट करें, लेकिन डेफिनेटली अब जिसने एक दफ़ा विज़िट कर लिया, दो दफ़ा कर लिया, तीन दफ़ा कर लिया, तो उसके बाद वो फिर बिज़नेस के हवाले से सोचता है कि बिज़नेस कहाँ पर है। जी सर। तो जितना भी यूरोपियन बिजनेसमैन है, या जितना भी दूसरा जो आ जाता है, फॉरेनर टूरिस्ट आ जाता है या नॉन मुस्लिम टूरिस्ट आ जाता है, वो फिर ऐसी जगहों पे जाता है जैसे अंटालिया आ गया है, बोदरुम है, अंटालिया है। इसी तरह से मिडल ईस्ट से जो आता है वो चला जाता है इधर ट्रैबजोन की तरफ, रीजे की तरफ, सैमसन की तरफ, उर्दू की तरफ। तो ये जो शहर है वो दूसरे जैसे हमारा गिलगित बल्तिस्तान है, वादी नीलम है, कश्मीर है, उस तरह के इलाके आ जाते हैं। सैमसन है, उसमें फिर रीजे है, ट्रैबजोन है, वो ऐसे पहाड़ी इलाके। एक तरफ ब्लैक सी है और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ है, वहाँ पर चाय के बागात हैं, ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत, जैसे वादी नीलम का एक मंजर है। माशाल्लाह सर। तो वो इसको हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ टर्की बोलते हैं, यानी कि वो ऑस्ट्रिया या स्विट्ज़रलैंड की तरह ग्रीन, लश ग्रीन जो है वो आप कह लें कि पहाड़ और इस तरह से चाय के बागात, वो सारा सिस्टम। जी सर। तो जितना भी मिडिल ईस्ट से टूरिस्ट आता है, मतलब 80 लाख 90 लाख या जितना भी, तो वो ज़्यादातर ट्रैब्जन और रीजे में जाता है। और जो टर्की के अंदर के लोग हैं, मतलब इस्तांबुल या इन दूसरे शहरों के जो लोग हैं, वो भी इन पहाड़ी इलाकों में, जैसे हम लाहौर कराची से ज़्यादा टूरिस्ट मरी, गिलगित बल्तिस्तान और इन इलाकों में जाता है, कश्मीर में। जी तो सर। इसी तरह यहाँ पर भी एक ट्रेंड है, तो इन कंट्री टूरिज़्म भी जाती है और इंटरनेशनल टूरिज़्म भी आता है। उसके अलावा जो नॉन मुस्लिम है वो बीचेस वगैरह पे जाते हैं, जैसे अंटालिया है, बोदरम है, और दूसरे जो बीचेस हैं उसके, वो फेमस आ जाते हैं। तो इस हवाले से जब इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, तो आप जब एक रेंटल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हॉस्टल की बात करते हैं, जी तो सर। आप एक टूरिज्म कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, और उसके अंडर आप एक प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन करके रेंटल प्रॉपर्टी लेते हैं। अब जब आपने रेंटल प्रॉपर्टी ली, तो आपने ये देखना है कि बेसिकली ये प्रॉपर्टी टूरिस्ट एरिया में होनी चाहिए, बिल्कुल सर। और इसमें जो है इस तरह की जो है प्रॉपर्टी की लोकेशन और उसके साथ साथ उसकी मैनेजमेंट, कि उसमें 8 से 10 कमरे हों कम से कम, बिल्कुल और सर। वहाँ पर रिसेप्शन हो, फिर कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम हो, और प्रॉपर जो है फिर आपने उसमें बेड्स वगैरह लगाते हैं। तो ये सारा एक, जैसे बंक बेड है या सिंगल डबल आ जाते हैं, तो इस तरह से वो सारा, तो आप ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। जी सर। तो इस पर फिर आपका लोकल टूरिस्ट भी आता है जो इस्तांबुल के दूसरे शहरों या टर्की के दूसरे शहरों से आता है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है। बिल्कुल ठीक तो होगा सर। हॉस्टल जो है, होटल के बाद सबसे सस्ती जो जगह है जहाँ पर शेयर्ड अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, जो बैक पैकर्स के लिए होता है, और मतलब डेली आप कह लें $4 से $5 में, आप $3 तक भी आपको मिल जाता है। सही हो गया सर। तो $3 से लेकर $8 तक या $10 तक मैक्सिमम वो चला जाता है, और $10 के बाद फिर आगे आप जाते हैं तो आप 2 स्टार या 3 स्टार होटल में रूम ले सकते हैं, मतलब $15 से $20 के अंदर। सही हो गया सर। तो हॉस्टल जो है वो ज़्यादातर $10 से $12 की रेंज पे ख़त्म हो जाता है, और लेकिन शुरू होता है ये, एवरेज जो इसकी रेंज है $5 से $8 पर डे, और एक रूम में बंक बेड लगे होते हैं वो 5 से 8 या 10, ज़्यादा से ज़्यादा जो है समटाइम 6 से 8 लोग होते हैं एक रूम के अंदर, तो वो डबल स्टोरी बंक बेड लगे होते हैं। तो ये जो हॉस्टल बिजनेस है ज़्यादातर जो है ये इस्तांबुल में मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि टूरिस्ट आता है जब, तो उसमें बैक पैकर्स बहुत ज़्यादा है, और वो वहाँ पर हफ्ता 10 दिन जितने दिन भी रहते हैं, तो वो फिर सस्ते होटल ढूंढ के वहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल सर ऐसे। तो ये टूरिज़्म इंडस्ट्री में जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, फिर आगे इज़मीर है, अंटालिया है, दूसरे शहर है, तो वहाँ पर भी, तो अगर तो आपने कभी भी रेंटल प्रॉपर्टी का या हॉस्टल का बिजनेस किया है, तो ये टर्की आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल ठीक हो गया और सर। इसका सिंपल ये है कि आप टूरिज़्म कंपनी रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद आप जो है ना एक अच्छी जगह ढूंढ के उसको 5 से 6 या 8 कमरों की जगह लेकर, उसका फिर आप रिसेप्शन और वो सारी चीज़ें थोड़ा सा उसको मेंटेन करें, और वहाँ पर आप अपना हॉस्टल शुरू कर लें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल घर से थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए होता है टूरिस्ट हॉस्टल बनाने के लिए, तो इसका कम से कम किराया कितना होगा अगर किसी अच्छी जगह पे लेते हैं तो?
जी, अब ये देखें, ये क्योंकि टूरिस्ट एरिया में ही लेना होता है आपने, जी सर। तो आप पर रूम $200 रख लें ज़हन में। सही हो गया सर। यानी ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 10 कमरे हैं तो वो आपका 200 के हिसाब से $2000 में मिला। ठीक हो गया सर। लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल 5 साल का एग्रीमेंट। तो इसी तरह से अगर 12 कमरे या 14 या 15 या 16, तो आप मिनिमम जो इसका एक कमरे का रेंट है ना, आप $200 रख लें। जी सर। तो आपने फिर ये करना होता है, जब आप उसको बेड्स के हिसाब से एक कमरे में कम से कम 4 से 6 बेड लगाएंगे आप, तो आपने 200 का आपको पड़ रहा है, तो आपने उसको 400 का देना होता है। फिर मैं ऑफ सीज़न या ऑन सीज़न के हिसाब से भी आता है ये। तो सम टाइम तो ये होता है कि 200 में मिला आपको, तो आपने उसको 500 या 600 में उस पर निकाल लिया। सही हो तो गया सर। एवरेज जो है वो 400 भी अगर निकल आती है तो आपको मुनाफे में चला जाता है। क्योंकि फिर आपने रिसेप्शन भी रखना है, कैमरास भी है, इलेक्ट्रिसिटी और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सारे ऊपर वाले अखराजात डाल के आपको 250 की रेंज में पड़ जाता है पर रूम। सही हो गया सर। अब जब आपको $250 में एक कमरा पड़ रहा है, तो अगर आप 500 या $600 वहां से कमा रहे होंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर। तो इतना कमा लेता है बंदा, जी जो सर बिल्कुल ठीक। टर्की में इस्तांबुल में इतनी अर्निंग है। तो ये आपने जब जगह ले रहे होना है तो आपने तब देखना है कि क्या यहाँ पर टूरिस्ट प्रेफर करेगा। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसी जगह पर हूँ कि मैं हॉस्टल से पैदल टूरिस्ट प्लेसेस पे विज़िट करने चला जाऊँ, जहाँ पर रेस्टोरेंट भी पास हों, जहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस बस स्टॉप भी करीब हो, और बाकी जो टूरिस्ट की जगह हैं वो भी मैं आसानी से जा सकूँ। बिल्कुल ठीक है तो वो सर। अपने हॉस्टल से निकला और वो विज़िट 5 या 10 मिनट के पैदल चलते चलते वो सारे एरियाज़ में घूम लिया। जी तो सर। ज़्यादातर हॉस्टल जो लोग होते हैं ऐसी जगहों पे लेते हैं, तो इस हवाले से ये सारी प्लानिंग ज़रूरी होती है। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉस्टल के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि पहली बात तो ये कि आप एक टूरिज़्म कंपनी हैं और आपने ये हॉस्टल सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को, जो आप उसका प्रॉपर टैक्स भी दे रहे हैं। जी सर। साथ ही साथ आपके सिक्योरिटी के लिए आपने वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगाए हुए हैं रिसेप्शन पे और होटल के जो है वो मुख्तलिफ सीटिंग एरियाज़ में और बाकी जगहों पर, ताकि अगर कोई आप हादसा हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कोई भी मसला हो जाता है, तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। और साथ ही आपका फायर जो है वो फायर के हवाले से, जिसे हम बोलते हैं कि इमरजेंसी के लिए जो है, अगर कोई आग वगैरह का इशू हो जाता है, तो उस हवाले से जो सारे अरेंजमेंट होने चाहिए वहाँ पर। सही हो गया सर। ठीक है, तो ये जो है ये 2-3 मेन चीज़ें हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, और इसी तरह से जो है वो आग बुझाने के लिए आलात जो होते हैं, जैसे सिलेंडर्स आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये अरेंजमेंट ज़रूरी है आपके लिए। जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर तुर्की में कोई हमारा भाई हॉस्टल का बिजनेस करता है तो वो फैमिली को माइग्रेट कर सकता है साथ? जी डेफिनेटली, देखें, आप जब अगर बिजनेस रेजिडेंस पर हैं जी सर। तो आपने कंपनी रजिस्टर करवाई, जी एक सर। लोकल मैनेजर रखा, अभी आप टूरिस्ट पे ये काम कर रहे हैं, तो पहले तो आपको 1 लाख जो है वो टर्किश लीरे वाली कंपनी रजिस्टर करवा के 2 परमानेंट वर्कर और 3 टेम्परेरी वर्कर रखकर आप पहले अपना बिजनेस वीज़ा लेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। आपका जब बिजनेस वीज़ा हो जाता है तो फिर आप अपनी फैमिली को, बीवी को और बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। और मेरे ख्याल में आपको पहले 5 से 6 महीने बिजनेस को रन करना चाहिए, जी सर। और उसके बाद फिर फैमिली को आप साथ लेकर आए, ताकि आपको उतनी देर में एरिया की भी समझ आ जाती है, लैंग्वेज भी आपको समझ आ जाती है, तो उसके लिए आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आफ्टर सम टाइम ये डिसीजन लेना। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉस्टल बिजनेस के साथ साथ अगर कोई हमारा भाई रेंटल प्रॉपर्टीज का बिजनेस करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? डेफिनेटली। अच्छा, इसमें ये है कि जब आप हॉस्टल बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सी फैमिलीज़ होती हैं जो आपको कहती हैं कि मुझे अपार्टमेंट चाहिए। जी सर। तो आप अपार्टमेंट लेकर लॉन्ग टर्म रेंट पे, सपोज आपने 1 ईयर 2 ईयर के रेंट एग्रीमेंट किया है, तो आप उन अपार्टमेंट को जो है डेली बेसिस पर, मतलब 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए रेंट आउट करते हैं। जी सर। तो इस तरह से भी आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब वो डेली बेसिस पे जाएगा, तो अगर वो सपोज कर लें कि $30 पर डे है,
तो वो $900 महीने का हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऐसा और ही। आप उसको कितने में ले रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आपने 300 में लिया होगा या 400 में ले लें आप। जी सर। हालांकि इतना नहीं, सपोज करें 300 में लिया तो 900 में आप दे रहे हैं। तो इसमें ऑफ सीज़न और ऑन सीज़न का भी थोड़ा सा सिस्टम होता है, तो इसलिए इतनी एवरेज रखना पड़ती है ताकि 2-3 महीने अगर आपका वो गैप भी बीच में आ जाता है, टूरिज़्म अच्छा नहीं चलता है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जी तो सर, बिल्कुल ठीक घर है। आपने जब लेना है तो आपने इस हिसाब से लेना है कि वो इस रेंज में हो कि वो आपका, अगर टूरिस्ट 6 महीने अच्छा आया, 3 महीने नॉर्मल रहा और 3 महीने बिल्कुल भी ना रहा, तो भी आपका वो बजट जो है पूरे साल का उसमें से निकल आए। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत तो शुक्रिया। ये जो है वो साथ अपार्टमेंट लेकर उसको भी रेंट आउट करना, ये बहुत अच्छा, और बहुत से लोग ऐसे कर भी रहे हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या तुर्की में हॉस्टल बिजनेस मुनाफा बख्श है? जी, ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है कि टर्की में क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है, जी सर। ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, रशिया से, जॉर्जिया से, ईरान से, आज़रबाईजान से, और जितने भी सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं सब से। तो ये ज़्यादातर जो है, देखें पाकिस्तान और इंडिया में इतना जो है, या इन दूसरे ममालिक में हॉस्टल कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है। नहीं, ऐसा ही है सर। लेकिन रशिया के अंदर या यूरोप के अंदर, यूके में मैं गया, मैंने लंदन में, वारसा में और मुख्तलिफ जगहों पे मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आके हॉस्टल में रह रहे हैं, और इसके साथ साथ जो दूसरों शहरों से आए हुए वर्कर हैं वो भी हॉस्टल में रह रहे हैं। जी सर। क्योंकि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फिर वर्कर हैं, तो वो साथ जाते हैं सुबह काम पे और शाम को आके सो जाते हैं, तो उनको बेड और ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो वो जितने भी दूसरे शहरों से आए हुए वर्कर थे वो भी हॉस्टल में रह रहे थे, और उसके साथ साथ स्टूडेंट भी हॉस्टल में रह रहे थे। बिल्कुल सही है तो सर। ये यहाँ पर भी यही कल्चर है कि अब क्योंकि टूरिस्ट ये जो सारा है ये आता है यहाँ रशिया से, यूरोप से, वहाँ पर तो एक बहुत ज़्यादा हॉस्टल कल्चर है। तो वो लोग फिर प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर बैक पैकर होते हैं, आते हैं और आराम सुकून से हॉस्टल में ठहरते हैं। वो ज़्यादा 4 स्टार 5 स्टार के चक्कर में नहीं पड़ते। जी सर। वो कहते हैं कि वो एंजॉय, ट्रैवलिंग को एंजॉय करते हैं, और कॉमन लाइफ में वो ज़्यादा जो है, एक तो बजट भी कम उनका खर्च होता है। तो इसलिए ये टूरिस्ट बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा प्रॉक्सिमिटी है ना यूरोप, रशिया और इन कंट्रीज़ की, जहाँ पर हॉस्टल कल्चर ज़्यादा है। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही मैं है। ये कहता हूँ कि रेस्टोरेंट की बजाय आपको हॉस्टल बनाना ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि रहने के लिए तो लोगों को लाजमी जगह चाहिए, खाने की हर बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। मतलब यूरोपियन ने, उन्होंने अपनी पसंद का खाना है, मिडिल ईस्टर्न लोगों ने अपनी पसंद का खाना है, जॉर्जियन है उन्होंने अपनी पसंद का खाना है, रशियन है उन्होंने अपनी पसंद का खाना है। लेकिन एक ही हॉस्टल में रशियन भी ठहरेगा, यूरोपियन भी ठहरेगा, जी सर। जापानीज भी ठहरेगा, कोरियन भी ठहरेगा, चाइनीज भी ठहरेगा। लेकिन खाने के लिए हर कोई मुख्तलिफ जगह पे जाएगा। ठहरने के लिए बेड होने चाहिए, और वो कोई इशू नहीं है, वो सो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो तो गया सर। हॉस्टल जो एक ऐसा बिजनेस है जो आपको हर सूरत मुनाफे में जाता है, एज कंपेयर टू रेस्टोरेंट के। जी सर, तो बिल्कुल ठीक हो गया। रेस्टोरेंट जो है वो ज़्यादा रिस्की बिजनेस है, मैं उसको ज़्यादा रिस्की कंसिडर करता हूँ एज कंपेयर टू हॉस्टल। हॉस्टल एक रेंटल अकोमोडेशन है, ये आप आसानी से उसको मैनेज कर सकते हैं। वहाँ स्टूडेंट भी रह लेते हैं, वर्कर भी रह लेते हैं, और दुनिया के किसी भी मुल्क से आए हुए टूरिस्ट वहाँ ठहरते हैं। जी तो सर, इसलिए बिल्कुल ठीक आपके हो लिए गया। ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप हॉस्टल को ज़्यादा प्रेफर करें एज कंपेयर टू फूड रेस्टोरेंट के। जी सर, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं वेलकम। आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई तुर्की में हॉस्टल बिजनेस करना चाहता है, तो उसके पास कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर वो बैकअप अमाउंट भी रखता है और स्टार्टिंग भी करता है? जी, इसमें ये देखें, अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो 8 या 10 कमरों का तो हॉस्टल होना चाहिए ना। जी सर। तो 10 कमरों का हम एवरेज करके उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, तो 250 के हिसाब से उसका $2500 महीने का किराया बनता है। ऐसा ही है सर। तो 6 महीने का किराया आपके पास होना चाहिए। कम से कम। जी। जी सर। तो उसके ऊपर बाकी अखराजात हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 महीनों का ये बन जाता है 15,000। $15,000 सर, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, है। $15,000 ये हो गया, और ऊपर वाले अखराजात 5 वो डाल लो। जी सर। $20,000 अगर आपके पास है तो आप ये बिजनेस कर लो। शुरू चाहे ये 5,000 में हो जाए, जी सर। या 8 में हो जाए, या 10 में हो जाए, लेकिन बैकअप अमाउंट भी चाहिए और रनिंग के लिए भी अमाउंट चाहिए। जी सर। तो इसलिए 20,000 अगर है तो आप ये बिजनेस कर लो, अगर 20 नहीं है
तो आप ना करो, सही क्योंकि हो गया। अगर 5,000 में शुरू करोगे हो तो जाएगा, लेकिन उसको फिर 1-2 महीने अगर बीच में कोई, जैसे कोरोना आ गया जी, अब कोरोना आया तो टूरिस्ट नहीं आ रहा, फ्लाइटें नहीं आ रही, वीज़ा नहीं हो रहा, अब आप क्या करोगे? आप किराया तो आपने देना है। ऐसा ही है वो सर। कहेगा, मालिक कहेगा आधा दे दो, तो आधा भी तो देना है आपने। फिर उसके साथ साथ अपने लाइफ को भी मैनेज करना है, फूड है, आपकी लिविंग है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी अखराजात है, फैमिली है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता है बिजनेस में, तो आपके पास रनिंग कैपिटल होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके बैकअप कैपिटल होना चाहिए। तो जब जी भी सर। बिजनेस करते हैं तो एक बिजनेस का स्टार्टिंग अमाउंट होता है, एक रनिंग अमाउंट होता है और एक बैकअप अमाउंट होता है। अगर आपके पास सिर्फ स्टार्टिंग अमाउंट है और रनिंग और बैकअप नहीं है, तो ये दोनों ना होने की वजह से आप अपना स्टार्टिंग अमाउंट ज़ाया कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक तो हो गया बहुत से सर। हमारे भाई ये कहते हैं मेरे पास 10 लाख रुपया है, अब मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ? तो जब वो 10 कहते हैं तो 10 को 3 पे डिवाइड कर लेना, तो इसका मतलब है कि उनके पास सिर्फ 3 लाख है या 3.5 लाख है। तो कुछ भी नहीं है तो सर यहाँ। 3-3.5 लाख में जो बिजनेस शुरू करेंगे उसी को वो चला सकते हैं। अगर वो 10 में शुरू करेंगे तो 10 का 10 ही डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 लाख में जो बिजनेस शुरू होगा उसको मेंटेन करना है, उसको चलाना है, उसका एक टाइम कंज्यूम होना है उसके ऊपर। तो वो 10 में जो बिजनेस करना चाहते हैं एक्चुअली वो 3 में होगा, तो ही वो 10 वाला उसको मैनेज कर सकेंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही तो हम समझ गए। हमारे भाइयों को ये बात समझने की ज़रूरत है। बहुत से भाइयों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमने बहुत से लॉसेस किए हैं ज़िंदगी में और आप लोगों के साथ अपना तजुर्बा शेयर करते हैं। आपके पास 10 लाख है तो ये समझें कि आप वही बिजनेस कर सकते हैं जो 3 लाख में हो सकता है। अगर आपके पास 30 लाख है तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं जो 10 लाख में हो सकता है। और अगर आपके पास 60 लाख है तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं जो 20 लाख में हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि जितना आपके पास कैपिटल है उसको डिवाइड बाय 3 कर दें और फिर ये बिजनेस ढूंढें कि जो शुरू हो सकता है इतने पैसों में। उसके रनिंग कैपिटल और बैकअप कैपिटल को जहन में रखते हुए तो आपको इंशाल्लाह कभी लॉस नहीं होगा, ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। हम क्या करते हैं इंशाल्लाह, हम ये करते हैं कि हम सारी ज़िंदगी जॉब करते रहे, हम मुख्तलिफ काम करते रहे, लेकिन फिर हमने बिज़नेस का सोचा, शुरू कर लिया। हम बहुत मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, लेकिन हर काम का एक तरीका कार होता है। जब तक हम जितने भी मेहनती हों, जितने भी ज़हीन हों, जितने भी इंटेलिजेंट हों, जितने भी हार्ड वर्कर हों, 20 घंटे काम करने वाले हों, लेकिन आप एक राइट काम को सही तरीके से नहीं करोगे तो आप नुकसान उठाओगे। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपकी मंजिल को ये रास्ता जाता है, तो आप इसके उल्टे रास्ते पे दौड़ना शुरू कर दो तो आप और ज़्यादा स्पीड से दौड़ोगे तो आप और ज़्यादा मंजिल से दूर होते जाओगे। तो यही बात होती है कि जब आप गलत डायरेक्शन में ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप अपनी मंजिल से ज़्यादा दूर होते जाते हो। इस बात को समझने की ज़रूरत है और इसलिए जब भी आप बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें बजटिंग जो होता है वो बैकबोन होता है बिज़नेस का। यानी बजट करना, प्लान जो बजट का करना है, आपका फाइनेंस होता है वो बैकबोन है। अगर वो आप सही नहीं करते तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में जाएगा। अगर बिजनेस मुनाफे में भी जा रहा है, चल भी रहा है और उसको रनिंग रखने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आपकी अपनी ज़रूरियात हैं, फैमिली की ज़रूरियात हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बिजनेस अपना ही खर्चा पूरा कर रहा है लेकिन आपका जो बोझ नहीं उठा पा रहा, तो आपको अपने अखराजात के लिए अलहदा से कैपिटल चाहिए, अपनी ज़रूरियात के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रख कर ही आप कोई बिज़नेस प्लान किया करें। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू सर मैं आपसे ये वेलकम। जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा भाई हॉस्टल बिजनेस करना चाहता है तो उसको किन इलाकों में करना चाहिए ताकि नुकसान से बच सके वो। जी बिल्कुल, अगर आप हॉस्टल बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर तो आपने टूरिस्ट को टारगेट करना है तो आप टूरिस्ट एरियाज़ में करें। जी सर। और अगर आपने स्टूडेंट को टारगेट करना है तो आप यूनिवर्सिटी के पास और ऐसे एरियाज़ को करें। अगर आपने वर्कर्स को टारगेट करना है तो आप कमर्शियल एरियाज़ जो है, बिजनेस सेंटर्स हैं, बिजनेस हब्स हैं, उन एरियाज़ को करें, यानी मार्केटों के पास लें। जी सर। तो ये 3 तरह के एरियाज़ होते हैं। एक होता है टूरिस्ट का एरिया, और दूसरा होता है यूनिवर्सिटीज़, और तीसरा होता है कमर्शियल और बिजनेस सेंटर्स। जी सर। तो आपने ये देखना है कि आप किन को टारगेट करना चाह रहे हैं। उस हिसाब से आप स्टडी करके अपनी जगह लेते हैं और फिर उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करके, डिज़ाइनिंग करके मार्केटिंग करते हैं।
जी तो सर, इंशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक हो ज़रूर गया। कामयाब होंगे। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी ही डिटेल से मेरे सवालों का जवाब दिया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार यू हूँ। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगला जो हम टॉपिक है, जो हम अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो ये है कि कौन कौन से लोग किन किन कंट्रीज से आकर तुर्की में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और किन कंट्रीज के लोग तुर्की में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।